सीएम धामी ने सचिवालय में की उच्च स्तरीय बैठक। चारधाम यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक में पेयजल आपूर्ति और कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल। सीएम धामी की गाड़ी को बुजुर्ग महिला ने रोका। बैठक के बाद सचिवालय से जाते वक्त बुजुर्ग ने रोकी गाड़ी। सीएम धामी ने बुजुर्ग महिला से बात कर जानी समस्या। चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही कांग्रेस भाजपा सरकार पर अव्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि चारधाम यात्रा में राज्य सरकार विफल रही है, इसलिए केंद्र सरकार की निगरानी में चल रहे हैं। और देहरादून में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। पुलिस फोर्स सहित तमाम अधिकारी मौके पर रहे उपस्थित। राजधानी के कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ गरजा पीला पंजा। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही कांग्रेस भाजपा सरकार पर यात्रा में अव्यवस्था को लेकर प्रश्न खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि चारधाम यात्रा में राज्य सरकार विफल हो गई है, इसलिए केंद्र सरकार की निगरानी में यह यात्रा चल रही है। सरकार को पंजीकरण व्यवस्था को भी सही करने की जरूरत है। कहीं कहीं पर चौकी है, लेकिन बीच में कुछ पीआरडी के जवान दिखाई देते हैं। पूरी यात्रा में अव्यवस्था है, पानी की दिक्कतें हैं, खाने की दिक्कतें हैं, और जिस तरीके से भयानक स्थिति बनी है और जिस तरीके से दूसरे राज्यों के लोग सरकार के खिलाफ वीडियो डाल रहे हैं, वो चिंताजनक है। इससे हमारे पूरे उत्तराखंड की छवि खराब हो रही है। सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। और ये बड़े अफसोसजनक है कि होम मिनिस्ट्री इसको देख रही है दिल्ली से, और राज्य सरकार का कहीं भी कुछ भी दिखाई इसमें नहीं दे रहा, जो अपने आप में बहुत ही अफसोसजनक है। पुलिस की जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक बार फिर चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। जहां दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, चोरी की घटनाओं को जमकर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला काशीपुर के स्टेडियम रोड का है, जहां दिन दहाड़े दो चोरों ने एक बाइक को चुरा कर ले गए। मामला सिर्फ एक बाइक का नहीं, काशीपुर में भी इससे पहले चोरों ने कई बाइकों पर अपना हाथ साफ किया है, लेकिन पुलिस इन चोरों को पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रही है। बहरहाल बाइक स्वामी ने पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देकर चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। चारधाम यात्रा के दौरान धामों में 50 मीटर के दायरे में यात्रियों के रील बनाने के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा के तहत उत्तराखंड पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इसे लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नगरनियाल ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत रील बनाने वाले व्यक्ति का मोबाइल फोन लेकर रील डिलीट की जाती है और उसे आर्थिक दंड भरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि चमोली जनपद में अब तक 70 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसी तरह ऑपरेशन मर्यादा के तहत केदारनाथ मार्ग पर अब तक 66 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। केदारनाथ जी में 100 जो है 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। बेसिकली उसे मोबाइल ले ली जाती है, फिर उसको डिलीशन की कार्रवाई की जाती है और उनको जो दंड है, आर्थिक दंड, वो जमा करके फिर बाद में उनको जो उनके मोबाइल है उसको हैंड ओवर किया जाता है। लालकुआं की तराई केंद्रीय वन विभाग के टांडा रेंज में लकड़ी तस्करों और वन विभाग की टीम में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान हुई फायरिंग में एक तस्कर को गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वन विभाग की टीम ने मौके पर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक पिकअप वाहन से भारी मात्रा में बेशकीमती सागौन लकड़ी और एक बाइक बरामद की गई है। साथ ही टीम ने मौके से 315 बोर का अवैध तमंचा भी बरामद किया है।
ये फॉरेस्ट रेंजर द्वारा सूचना दी गई थी कि कल रात कुछ तस्करों द्वारा अवैध लकड़ी की चोरी की जा रही थी, जिसमें उनके द्वारा मुठभेड़ की गई। मुठभेड़ में जो तस्कर है वो घायल हुआ है। फॉरेस्ट पे भी कुछ फायर हुए थे, लेकिन फॉरेस्ट के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। इनके द्वारा अवैध तमंचा बरामद किया गया है, जिसको लेके ये तहरीर लेके आए हैं। इस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज सुबह 3:30 बजे घटना आ गया। एसओजी के साथ मैं रूटीन गश्त में था और ये लालकुआ के पास जंगल में तस्करों से हमारा आमना सामना हो गया। इसमें एक तस्कर को पैर में गोली लगी है और उनसे एक वाहन और जिसमें 2 गिल्टी सागौन की बाइक बरामद हुई है। उनके द्वारा हमारे को जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, तो हमारे द्वारा भी उनको अपनी सुरक्षा में एक फायर किया गया। उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा जिसमें एक कारतूस चला हुआ है, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तो आगे कार्रवाई की जा रही है। देखिए, माना जाता है कि सच्ची निष्ठा, भक्ति एवं तपस्या के आगे कोई भी किसी तरह का भी अहित नहीं कर सकता। इससे पहले हमारे देवी देवताओं की शक्ति भक्ति पाने की लालसा में तमाम ऋषि मुनियों ने भी तमाम तपस्या की थी। आज के युग में भी ऐसी एक अनोखी तपस्या की खबर देवभूमि उत्तराखंड के जसपुर के गांव पतरामपुर से सामने आ रही है, जहां जसपुर नगर से उत्तर पूर्व की दिशा में करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पावन स्थान नदी पार वाले बाबा जी के नाम से विख्यात 35 साल पुराना स्थान है, जहां जसपुर क्षेत्र में पहली बार अनोखी 11 दिवसीय पंचधुनी तपस्या पर बैठे महामंडलेश्वर योगेंद्रानंद जी महंत की इस कड़ी अनोखी तपस्या को देखने के लिए दिन प्रतिदिन क्षेत्र के श्रद्धालुओं के साथ साथ अन्य जगहों के श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। उनको नदी वाले बाबा जी करके जाना जाता है। उनकी समाधियां बनी हुई है और हमारे गुरुजी ने इस समाधि को चेताया और उसके बाद में हम यहाँ हर साल भंडारा करने आते हैं और यहाँ पे एक माता जी हैं, वो सेवा संभालती हैं पीछे से और वही मिलती हैं। हर बृहस्पतिवार को यहाँ संतों और संगत का इकट्ठ होता है और भंडारा होता है। बाबा महामंडलेश्वर योगेंद्रानंद जी रामपुरा नारायणपुरा तो जो कि 12वां साल उन्होंने धूनी तपस्या करते हुए जो कि रामपुरा नारायणपुरा उत्थे धूनी तपस्या करते ने। इस बार बाबा जी ने इत्थे सेवा लाई है। सारी संगत च बहुत उत्साह है जी। बहुत वधिया सेवादारां ने, जिन्ने भी इत्थों दे सेवादार है, बहुत वधिया सेवा की। बाबा महंत महामंडलेश्वर श्री योगानंद जी 11 दिन की पंचधुनी अग्नि तपस्या कर रहे हैं और यहाँ समस्त क्षेत्र की जनता का पंचधुनी तपस्या द्वारा महाराज जी सभी की दुख निवारण कर रहे हैं और जनता को यहाँ पर आने पर बहुत जो उनके दुख हैं वो दूर हो रहे हैं बाबा जी के आशीर्वाद प्राप्त कर। और ये पंचधुनी बाबा जी ने तपस्या 11 दिन की है। यह स्थान नदी पार वाले बाबा जी के नाम से पतरामपुर में प्रसिद्ध है। महंत महामंडलेश्वर श्री योगानंद जी 11 दिन की पंचधुनी अग्नि तपस्या कर रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भू माफियाओं का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। रंगदारी लेना, अवैध कब्जे करना आम बात होती जा रही है और जिले की पुलिस भू माफियाओं पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टे पीड़ितों पर ही मुकदमा दर्ज कर रही है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पीड़ित पक्ष ने स्थानीय भाजपा नेता और पुलिस पर संगीन आरोप लगाए हैं। अगर आप हल्द्वानी में एक प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि हो सकता है आपके खरीदे हुए प्लॉट पर दबंगई से गुंडे कब्जा कर ले और जब आप पुलिस के पास जाएं तो वो आप पर ही झूठा केस बना डालें और आप जान बचाने के डर से खामोश हो जाएं। जी हां, ये सच है। हमारे पास आए प्रमाण और 3 दिनों तक ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने पर हल्द्वानी में पुलिस और माफियाओं का गठजोड़ समझना काफी है। किसकी मशीन है? निकाल ये मोबाइल तोड़ दो। चल रहा है, वीडियो कर रहा है।
जहां एक और उत्तराखंड पुलिस के ईमानदार अधिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर 24 घंटे ड्यूटी करते हुए जनमानस की सुरक्षा करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे पुलिस कर्मचारी सत्ता के दलालों और रंगदारी लेने वाले गुंडों के दबाव में काम करते हुए पुलिस की ईमानदार छवि को धूमिल कर रहे हैं। मामले के अनुसार रेखा बिष्ट ने 1 साल पहले बृजमोहन कोहली से जमीन खरीदी, लेकिन जैसे ही उन्होंने जमीन पर कब्जा लेना चाहा तो जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद सिंह दरमवाल उक्त जमीन को सुशील कुमार अग्रवाल की बताते हुए मौके पर पहुंचे और भूमि पूजन कार्यक्रम को तहस नहस कर डाला। दबंगई दिखाते हुए मजदूरों को पीटा, रेखा बिष्ट के परिवार को भद्दी गालियां दी और जान से मारने की धमकी देते हुए जमीन पर कब्जा छोड़ने को कहने लगे, जिसके बाद रेखा बिष्ट ने ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी में गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने एक न सुनी, जिसके बाद सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई और पुलिस ने 31 जुलाई 2023 को धारा 147, 427, 504 और 506 में जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद सिंह दरमवाल और अन्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन जांच अधिकारी पंकज जोशी ने एक दिन में ही बयान करवाकर फाइनल रिपोर्ट लगा दी और धारा 182 में उल्टे रेखा बिष्ट और अन्य पर मुकदमा दर्ज कर लिया। सर पिछले 1 साल से आप लगाइए 1 साल हो गया है इस चीज को। कोर्ट से भी हमारा सब कुछ हो चुका है, लीगली हम जीत चुके हैं, हमारा दाखिल खारिज सब कुछ हो चुका है, स्टे भी हमने लिया इनके खिलाफ, बट उसके बावजूद भी ये वहाँ आते हैं, हमको धमकाते हैं। 1 साल से पिछले 1 साल से वो हस्बैंड मेरे कभी पुलिस स्टेशन भागते हैं, कभी कोर्ट भागते हैं, कभी तहसील जाते, कभी कहीं जाते, तो दिन रात यही कर रहे हैं। और कितनी बार उसने ये भी बोला है कि मैं तेरी रेकी करवा रहा हूँ। एक बार उसने इनसे मेरे हस्बैंड से भी कहा है कि मैं तेरी रेकी करवा रहा हूँ। अब रेकी आप समझते हैं कि रेकी का मतलब क्या हुआ कि दिन रात आप कहाँ जा रहे, किससे मिल रहे, कहाँ बैठ रहे, क्या कर रहे हैं। 1% अगर कुछ भी हो जाता है मुझे, मेरे फैमिली को, मेरे बच्चों, कुछ भी, मेरे पूरे परिवार को, तो इन सब की जिम्मेदारी, इन सब का पूरा सब चीज़ अनु भाषा के ऊपर जाए। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमें इस चीज़ का न्याय मिले। जो चीज़ ये लीगली हमारे पास हर चीज़ लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा नहीं कि हम बिना विदाउट लीगल हम कोई बात कर रहे हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी फिर भी वो आता है, धमकाता है। कोई भी चीज़ हम अपने प्लॉट में, कोई भी चीज़ हम बिजली का काम कर रहे हैं या हमने रेता बजू कुछ भी किया है, तो वहाँ आकर वो कुछ ना कुछ मतलब उलट पुलट करके जाता है और कोई पुलिस शासन प्रशासन कोई कुछ नहीं कर पा रही उसके खिलाफ। इधर सुशील कुमार कोहली ने रेखा बिष्ट का दाखिल खारिज रुकवाने के लिए तहसील में शिकायत की, जिसमें सुशील कुमार अग्रवाल ने बिंदु संख्या 3 में तहसीलदार को बताया कि उनकी जमीन मुख्य मार्ग से 91 मीटर पर स्थित है, जो कि रजिस्ट्री में अंकित है, और जो रजिस्ट्री रेखा बिष्ट के पास है उसमें उनकी जमीन मुख्य मार्ग से 0 मीटर से लेकर 200 मीटर के बीच स्थित है, जिस पर तहसीलदार ने अपने आदेश में कहा कि सुशील कुमार के द्वारा कथन गलत मानसिकता की वजह से लिखवाया गया है, जबकि रेखा बिष्ट की जमीन का ट्रांसफर नियमानुसार हुआ है। अन्य बिंदुओं पर भी शिकायत को गलत पाया गया, जिसके बाद तहसीलदार ने 30 मार्च 2024 को रेखा बिष्ट के पक्ष में दाखिल खारिज करने के आदेश जारी कर दिए। यही नहीं, फिर भाजपा नेता आनंद सिंह दरमवाल गुंडागर्दी के बल पर प्लॉट खाली करवाने के लिए रेखा बिष्ट पर दबाव बनाने लगे। परेशान होकर रेखा बिष्ट ने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने 25 अप्रैल 2024 को रेखा बिष्ट के प्लॉट में अन्य के द्वारा इंटरफेयर न करने के स्टे आदेश जारी कर दिए। लेकिन आनंद सिंह दरमवाल नहीं रुके और प्लॉट खाली करवाने को लेकर कभी जान से मारने की धमकी तो कभी रंगदारी की डिमांड करने लगे। और जब रेखा बिष्ट ने इसकी शिकायत पुलिस में की तो उनकी शिकायत फिर से नहीं लिखी गई, लेकिन उसी पुलिस ने कोर्ट के स्टे आदेश के बावजूद रेखा बिष्ट, उनके पति चंद्र सिंह बिष्ट और बृजमोहन कोहली पर 15 मई 2024 को धारा 420 का मुकदमा दर्ज कर लिया। डीवीआर को लेके बताओ। मेरे को नहीं मालूम है सर, मैं उस टाइम खाना खाने गया था। किस टाइम? उस टाइम वहाँ पे जो डीवीआर लगा हुआ था, आप उस टाइम खाना खाने गए हो? हाँ। तो वहाँ से डीवीआर कौन चोरी करके ले गया? क्या मालूम, मैं उस टाइम खाना खाने गया, मेरे बीच में वो कोई खाना खाने गया, उसके बीच में कोई आ गया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे 2 मिनट का काम थोड़ी यार। वो ये कितने बजे हुआ? 1:30 से 2 बजे? हाँ। 1:30 से 2 बजे हुआ कांड? हाँ, 1:30 से 2 बजे चोरी हुआ आपका? 1:30 से 2, तो 1:30 से 2 आप लंच किए थे? तब चोरी हुआ। और कौन है पता नहीं आपको? तो उनको कैसे मालूम डीवीआर यहाँ लगा हुआ है? मैंने थोड़ी बताया उनको। फिर कैसे मालूम चला? फिर अभी आप खुद ही कह रहे हो कि उससे पूछा, अब कह रहे हो खाना खाने गए। गार्ड साहब झूठी बोल रहे हो। वो अंदर गया, बोले यहाँ भी कैमरा लगा। कौन? साइड गया था अंदर।
कौन गया था? मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ तुझसे उसने पूछा कुछ? मुझसे कुछ नहीं पूछा, उस गार्ड से पूछा था, वो अंदर ले गया, अंदर से निकाल दिया। इस मामले में मीडिया ने बीजेपी नेता आनंद सिंह दरमवाल से 3 दिन तक लगातार संपर्क किया, लेकिन वो रोज मिलने का समय देकर टहलाते रहे और अंत में इस मामले में बोलने से ही इनकार कर दिया। इसी तरह सुशील कुमार अग्रवाल ने आनंद सिंह दरमवाल को बड़ा भाई कहते हुए गेंद उन्हीं के पाले में डाल दी और पल्ला झाड़ दिया। हमारी तफ्तीश में पता चला है कि जो जमीन रेखा बिष्ट के नाम दर्ज हो चुकी है और जिसे सुशील कुमार अग्रवाल और बीजेपी नेता अपना बता रहे हैं, दरअसल वो जमीन केवल कागजों तक ही सीमित है। फर्जीवाड़े की ऐसी गुत्थी जिसे पुलिस खोलना ही नहीं चाहती। अगर थोड़ा सा भी हल्द्वानी पुलिस ने निष्पक्ष तौर पर केस को देखा होता तो कहानी यहाँ तक नहीं पहुँचती। दुर्गा देवी और गजेंद्र सिंह के फर्जीवाड़े की कहानी पेचीदा और लंबी है, लेकिन हम केवल इस मामले की बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा कि क्या है पूरा मामला। 6 नवंबर 2017 को दुर्गा देवी अपने बेटे गजेंद्र सिंह को 0.126 हेक्टेयर की पावर ऑफ अटॉर्नी देती है। इसी पावर ऑफ अटॉर्नी से ठीक एक दिन बाद 7 नवंबर 2017 को गजेंद्र सिंह के द्वारा अनुराग सिंह को 0.102 हेक्टेयर जमीन बेच दी जाती है, जिसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी में केवल 0.024 हेक्टेयर जमीन ही शेष बचती है। लेकिन गजेंद्र सिंह तथ्यों को छुपाकर इसी पावर ऑफ अटॉर्नी से 18 मई 2018 को 0.104 हेक्टेयर जमीन बृजमोहन कोहली को बेच देते हैं। गजेंद्र सिंह के द्वारा खाते में उपलब्ध जमीन से 0.08 हेक्टेयर जमीन ज्यादा बेच दी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि जब खाते में जमीन ही नहीं थी तो इसका दाखिल खारिज कैसे हुआ? और फिर यही जमीन 3 मई 2022 को बृजमोहन कोहली सुशील कुमार अग्रवाल को बेच देते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आखिर इसका भी दाखिल खारिज कर दिया जाता है, जबकि ये जमीन ना तो खाते में उपलब्ध है और ना ही मौके पर है। फिर भी इसी जमीन के कागजों को दिखाकर रेखा बिष्ट की जमीन को हड़पने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। बृजमोहन कोहली ने इसके अलावा दुर्गा देवी के परिवार से 2 रजिस्ट्री और करवाई थी, जिसमें एक रजिस्ट्री दुर्गा देवी के दूसरे बेटे हिमांशु सिंह ने अपने खाते से बृजमोहन कोहली को की थी। हिमांशु सिंह 17 मई 2018 को अपने खाते से 0.126 हेक्टेयर जमीन बृजमोहन कोहली को बेच देते हैं। इसी रजिस्ट्री में से 0.014 हेक्टेयर जमीन रास्ते में समायोजित कर दी जाती है और बृजमोहन कोहली के नाम केवल 0.112 हेक्टेयर का भी दाखिल खारिज हो जाता है। 2 मई 2023 में बृजमोहन कोहली इसी जमीन को रेखा बिष्ट को बेच देते हैं, जो कि मौके पर उपलब्ध भी है और तहसीलदार के आदेश पर दाखिल खारिज भी हो चुका है। इस कहानी में फर्जीवाड़े की शुरुआत गजेंद्र सिंह करते हैं, जो खाते में उपलब्ध जमीन से कई गुना ज्यादा जमीन बृजमोहन कोहली को बेच देते हैं और अधिकारियों से सांठ-गांठ कर दाखिल खारिज भी करवा देते हैं। बृजमोहन कोहली, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदी, उन्हें आज तक इस बात का पता ही नहीं है कि जो जमीन उन्हें दी गई वो मौके पर है ही नहीं, क्योंकि बृजमोहन कोहली ने अन्य 2 और जमीन के सौदे इसी परिवार से किए थे, जिसमें एक प्लॉट रेखा बिष्ट को बेचा गया और दूसरा सुशील कुमार अग्रवाल को, जिस पर वर्तमान में सुशील कुमार अग्रवाल काबिज है। चंद्र सिंह बिष्ट के अनुसार आज भी मामला न्यायालय में होने के बावजूद बीजेपी नेता आनंद सिंह दरमवाल उनके प्लॉट में आए दिन नुकसान करते हुए आ रहे हैं, ताकि हम लोग यहाँ से चले जाएं और ये उस प्लॉट पर अपना कब्जा कर ले। इसी मामले में चंद्र सिंह बिष्ट कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से खुद मिलकर शिकायत कर चुके हैं। बहरहाल हल्द्वानी, जो एक शांत शहर के तौर पर जाना जाता है, यहाँ रंगदारी, अवैध कब्जा और गुंडागर्दी के कारण कई लोग परेशान हैं। जिन लोगों से रंगदारी ली गई है, उनके मन में गुंडों का भय इस कदर बैठा हुआ है कि वो मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर कई गंभीर खुलासे किए हैं और उनके सबूत भी दिए हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार, जो कि गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस की बात करती है, वहीं उनके द्वारा पोषित जनप्रतिनिधि और छुड़वैया नेता सत्ता की हनक में कुछ भी कर गुजरने से परहेज नहीं करते हैं। मतलब साफ है कि अगर इस तरह से अराजक तत्व बीजेपी में शामिल हो तो पीड़ित की आवाज किसी को सुनाई नहीं पड़ती और उसकी आवाज हम बन जाते हैं।
रुद्रपुर में हाइड्रा की टक्कर से एक महिला कांस्टेबल बुरी तरह घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि महिला कांस्टेबल इंदिरा चौराहे पर ड्यूटी दे रही थी, तभी एक हाइड्रा ने पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद से फरार हाइड्रा चालक की तलाश में पुलिस जुट गई है। इंदिरा चौक पे चेकिंग के दौरान ये ट्रैफिक कांस्टेबल वहाँ तैनात थी, ट्रैफिक हेड कांस्टेबल, जिनका नाम कांता अग्रवाल है और उम्र करीब 36 वर्ष है। तो जब ये ट्रैफिक की ड्यूटी में कार्यरत थी, तभी एक हाइड्रा व्हीकल ने इनकी पैर के ऊपर अपना टायर चढ़ा के गाड़ी चढ़ा दी, जिनसे इनके पैर पर काफ़ी चोट आई थी। इनको तत्काल ही हमारे पुलिस कर्मियों द्वारा हॉस्पिटल या नारायणा लाया गया, जहाँ इनका प्राथमिक उपचार किया गया है। अभी इनका ऑपरेशन पूरा हो चुका है और कुछ दिनों तक इनको ऑब्जर्वेशन के अंडर रखा जाएगा, ताकि अगर कोई और समस्या आती है तो उसका समाधान हो सके। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि महिला हिंसा और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर प्रदेश के 7 जिलों में जून माह में दौरा करेंगी और वहां पर जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर फीडबैक लेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए भी जागरूकता अभियान काफी सार्थक साबित हो सकता है। जन जागरूकता ही मूल मंत्र है, सबको एक साथ करने का और क्या क्या होता है उस बारे में उनको जानकारी देने का। और उसके लिए जून माह के अंतर्गत ही हमने 7 जिलों का भ्रमण रखा है, जहां डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से हम भेंट वार्ता करेंगे। वहाँ के कानून व्यवस्था, समाज कल्याण, बाल अधिकार, महिला कल्याण, इन सब से तो बैठक करेंगे ही। साथ ही में इन 7 जिलों में मैं एक वर्कशॉप का भी आयोजन हम लोगों ने करने के लिए प्रपोजल भेज दिया, और जैसे ही ये 6 जून को आचार संहिता खत्म होगी तो हम लोग अपने कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चला पाएंगे। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।